हेलो फ्रेंड्स, आई एम साजिद सैफ़ी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है आगरा यूनिवर्सिटी का कराया हुआ है, जो कि 22-24 सेशन का है। और इससे पहले हम ये जो करिकुलम स्टडीज़ पेपर है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का जो हुआ था 23-24 में, वो उसको सॉल्व करा चुके हैं। तो अभी तक आपने अभी नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। हम इसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करा देंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ऑब्जेक्टिव पेपर से हेल्प हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं जो पेपर है एमएड सेकेंड सेमेस्टर का 2022 और 24 सेशन का है। और जिसको मेन एक्स ये सारे एग्ज़ाम री हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आगरा यूनिवर्सिटी का है। तो आप चाहे आगरा यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप जो है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से हो, दोनों का सिलेबस सेम है। तो इस वीडियो को देखें और अपना जो है पेपर सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस अच्छी करें। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बताइए निम्न में से कौन सा बालकों की रुचियों, मूल्यों एवं मनोवृत्ति से संबंधित है। तो देख सकते हैं आप, इसमें मूल्यों की बात हो रही है, रुचियों की बात हो रही है। तो संज्ञानात्मक पक्ष में जो है आपकी दिमागी मेंटल एक्चुअल की बात होती है, मेंटल। दूसरा है मनोशारीरिक, आपका इसमें फिजिकल की बात होती है। लेकिन भावात्मक की बात हो गई, आपके मूल्य हैं, मनोवृत्ति हैं, आपकी रुचियां हैं, ये सब जो है भावात्मक पक्ष ही होती है। ठीक है, तो ये तीन डोमेन है, आपको पता ही, अफेक्टिव डोमेन के अंदर आएगा ये। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी विशेषता संज्ञानात्मक पक्ष की नहीं है। तो संज्ञानात्मक पक्ष जो है आपका कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, आप पढ़िएगा, इसमें तीन है आपके। तो संज्ञानात्मक पूछा गया है तो अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन भी होता है और ज्ञान भी होता है। ज्ञान सबसे लीस्ट होता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा नेचुरलाइजेशन यानी कि स्वाभाविकरण, ये नहीं है इसका। ठीक। नेक्स्ट पूछा, मापन के कितने पैमाने होते हैं। तो आपको पता है मापन के 4 पैमाने होते हैं। नॉमिनल होता है स्केल, ठीक है, ऑर्डिनल होता है, और आपका जो है रेशियो होता है, और एक इंटरवल होता है। तो ये 4 स्केल हैं। इसमें से जो आपसे पूछे गए कितने स्केल है, 4 है। नेक्स्ट पूछा गया, अब स्केल से ही क्वेश्चन आया सीधा, इनमें से सबसे निम्न स्तरीय मापन का स्तर कौन सा है। सबसे निम्न है तो यानी कि सबसे पहला वाला, और सबसे कम नॉमिनल, इसमें सिर्फ नाम के बारे में बताया जाता है। तो ये नॉमिनल हो जाएगा। ऑर्डिनल में ऑर्डर दिया जाता है, इंटरवल में आपको गैप दिया जाता है, अनुपात। तो सबसे आपको कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल का अगर पूछा जाता है तो अनुपात हो जाएगा, और निम्न स्तर का नामित हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे है, यानी कि एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च आप पढ़ते ही हैं, इसकी फाइल भी बनाते हैं, तो ये देख सकते हैं बीएड के अंदर पढ़ी हुई है। न्यू रिसर्च करना, इमीडिएट प्रॉब्लम, मेन तो इसका इमीडिएट प्रॉब्लम होता है। अब इमीडिएट प्रॉब्लम है तो ये जो है नेशनल लेवल पर नहीं होती, आपके इमीडिएट है तो स्कूल के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टीचर को कोई प्रॉब्लम आई और उसने इमीडिएट उसका सॉल्यूशन कर दिया तो स्कूल में अप्लाई हो गई, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, इनमें से कौन सा आवासीय प्रयोगशाला नहीं है। तो आवासीय वर्चुअल लेबोरेटरी नहीं है, यानी कि ऑनलाइन नहीं है। जो ऑनलाइन है वो वर्चुअल हो जाती हैं, तो इसमें ऑनलाइन नहीं पूछा गया। स्वयं, ये भी आप जानते हैं, आवासीय होगा, स्वयं प्रभा भी होगा, दीक्षा भी होगा, लेकिन स्वयं सिद्धि जो है ये नहीं होगा, स्वयं सिद्धि ऑफलाइन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर पूछा गया, इनमें से किसे छोटी संस्कृति कहते हैं। तो सबसे छोटा मतलब कॉल्ड मिनी कल्चर क्या है। तो मिनी कल्चर क्या विषय वस्तु है, क्या पाठ्यचर्या के घर है। तो कक्षा हो जाएगा। ठीक, क्लासरूम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर पूछा, पाठ्यचर्या का प्रमुख सरोकार क्या है, मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम। क्या है, पहला व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से सेवा की तैयारी नहीं हो सकता, व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं हो सकता, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। सीधा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो हम कर सकते हैं अच्छे से। फिर है, पाठ्यचर्या का घटक कौन सा है। तो कंपोनेंट पूछे गए, तो आपको पता है टीचिंग स्ट्रेटजीज भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, एवोल्यूशन भी होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। फिर पूछा गया, पाठ्यचर्या संस्कृति को दर्शाती है, क्या दर्शाती है। ठीक, तो ये जो है हमारी पाठ्यचर्या जो संस्कृति है, यानी कि करिकुलम रिफ्लेक्ट अ कल्चर, किसकी, सोसाइटी। तो सोसाइटी को जो है ये करती है, तो सोसाइटी जो है डी ऑप्शन सही है, तो यानी कि समाज ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और हम इसकी प्लेलिस्ट आपको दे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी प्लेलिस्ट दे देंगे। एमएड सेकंड सेमेस्टर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके आंसर की हमने जो प्रोवाइड करी है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा।
और जो भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता निर्धारित होती है। तो पाठ्यचर्या की अगर प्रभावशीलता की बात करते हैं तो क्या होगा, इफेक्टिवनेस। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, हर बार लगभग पेपर में आता ही आता है, तो इसका याद रखिए। मूल्यांकन इवैल्यूएशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। इफेक्टिवनेस की जब भी बात होगी तो इवैल्यूएशन हो जाएगा। मनोगत्यात्मक डोमेन निम्न से किससे संबंधित होता है, तो साइकोमोटर तो बताया था अभी। एक तो कॉग्निटिव हो गया, साइकोमेट्रिक हो गया, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन बताई थी 3 अभी ऊपर पहले क्वेश्चन था। तो इसमें जो होगा कि इसमें हम साइकोमेट्र में फिजिकल की बात करते हैं, तो देखो कौशल कौशल फिजिकली होंगे, कौशल आप जो है हाथ पैर से करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया संवेदना है, समय और स्थान के प्रति, व्यवहार के प्रति, तो सी ऑप्शन वही हो जाएगा। फिर पूछा भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2009 किसके द्वारा विकसित की गई, तो जो 2009, तो इसका नाम जो होता है NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009। अब टीचर एजुकेशन की बात हो रही है, तो टीचर एजुकेशन जो बात करता है NCTE बात करता है, नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन, तो इसने ही बनाई है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण समकालीन मॉडल के निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है, आवश्यकता कैसी है, उसकी रुचि क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, क्षमता क्या है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा है निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या मॉडल नहीं है, तो आपको मॉडल याद रखने, CIPP मॉडल भी होता है, कंटेंट बेस्ड मॉडल भी होता है, इंटरव्यू ये भी होता है इंटरव्यूशन, और लेकिन ये जो पूछा है आपका एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल जो आशुवेल ने दिया है, ये पाठ्यचर्या का नहीं होता, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा पाठ्यक्रम को लागू करने के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, तो अभी देखा ही है, सब्सटेंस, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंट, एक्यूरेटी, डेफिनेट, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित है, लर्नर एक्सपीरियंस को सम्मिलित किया जाता है पाठ्यक्रम के अंदर, गाइडेंस ऑफ टीचर, सभी को आ जाएगा, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। फिर पूछा गया टाइलर मॉडल, तो टाइलर मॉडल फोकस ऑन करिकुलम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है उसकी, ये पता लगाते हैं। रिलेटिव ऐसे टू अंडरस्टैंड अप्लाई, इसको कैसे अप्लाई करना, इसको अंडरस्टैंड करना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन पूछा निर्देशों और पाठ्यक्रम को समायोजित किया जाना चाहिए किसके द्वारा, किसके अनुसार, नेताओं की आवश्यकता होगा, नेताओं से कोई मतलब क्या है हमारा पाठ्यक्रम का, विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुसार। मेन जो हमारा फोकस होता है चाइल्ड सेंटर, यानी कि विद्यार्थी की बात करते हैं तो विद्यार्थी के अनुसार। पाठ्यचर्या परिवर्तन एक क्या है, किसका परिवर्तन करता है, सीखने की प्रक्रिया में, उसका विकास कैसे होगा, ये भी बात करेगा। एक सीरियस प्रॉब्लम है, प्रोसेस है सॉरी, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा मनोवैज्ञानिक आधार है, तो मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी फाउंडेशन, तो वही है, हम सीधा जो है मनोवैज्ञानिक में हम जो है व्यवहार की बात करते हैं, तो किसकी, चाइल्ड सेंटर, लर्नर सेंटर, सब वही चीज़, हम बात एक ही बात है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा पाठ्यक्रम निर्माण प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है जॉन डीबी ने विचारों पर आधारित है, जॉन डीबी किस पे विचार है, तो जॉन डीबी एक्टिविटी सेंटर की बात करते हैं, करके देखने पर जोर देते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा पाठ्यक्रम है, क्या है पाठ्यक्रम, सिलेबस है, सिलेबस अलग है, पाठ्यक्रम सब कुछ है, ऑल सिलेबस है, कोर करिकुलम एक्टिविटी, सब कुछ का पाठ्यक्रम के अंदर जो भी हम क्लास में कराते हैं सिलेबस के अलावा वो भी सब कंबाइंड हो जाता है। तो किसी संस्था में समस्त गतिविधियां, ठीक है, सब कुछ शामिल है पाठ्यक्रम के अंदर, तो डी ऑप्शन सही। सिलेबस एक हिस्सा है, पता है सिलेबस तो पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा है, एक हिस्सा है वो, पूरा नहीं, पूरा तो पाठ्यक्रम है, तो यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो व्यापक है और सिलेबस संकुचित है। पाठ्यक्रम विकास में निहित है, क्या निहित है, अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, उसके राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, सामाजिक लक्ष्य क्या है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम का शिक्षा में प्रयोग किया जाना चाहिए, अधिगम को रोचक बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, आसान बनाने के लिए, सहायता मिल सके हमें शिक्षकों को, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने परिभाषित किया पाठ्यक्रम संपूर्ण जाति के ज्ञान एवं अनुभव को प्रताड़ित, फ्रॉबल ने, सीधा सीधा आंसर है। करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक किसने लिखी, याद रखेंगे DK व्हीलर ने लिखी है ये। फिर पूछा गया पाठ्यक्रम की रचना आदर्शों, विचारों और साक्षात्कार, तो जिसमें आदर्श की बात करते हैं, तो देखो यहाँ से ही आपको नाम से ही पता चला आदर्श, तो आदर्शवाद, तो आदर्शवाद हो जाएगा सीधा। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है, उपयोगिता का सिद्धांत है या जीवन का सिद्धांत है, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन है फिर निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार है, तो सभी है, दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम का अनुरूपण आकस्मिक प्रतिमान किसने विकसित किया, यानी कि याद रखें कॉन्करेंस कंटिन्यूसी मॉडल ऑफ करिकुलम, तो याद रखें रॉबर्ट स्टैक ने किया था इसको।
शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी जिम्मेदारी है? शिक्षक शिक्षण संस्थाएं जो भी आप जैसे डाइट हो गई, इस टाइप से संस्थाएं जो खोली हैं संस्थाएं, तो जो है आपकी संस्था खोली गई है उनकी जिम्मेदारी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानवतावादी पाठ्यक्रम प्रतिपादन कौन है? तो याद रखेंगे तो बहुत आसान है, ह्यूमनिस्टिक जो है इब्राहिम मोस्ले हैं, इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संतुलित पाठ्यक्रम इस नाम से प्रसिद्ध है? तो बैलेंस करिकुलम। तो जो बैलेंस वाला है आपको याद रखें, बैलेंस इंटीग्रेशन करिकुलम की बात करते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम में परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता? अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें प्रभावित नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक करता ही राष्ट्रीय, लेकिन धार्मिक संपदा से हमें कोई लेना लेना ही नहीं है इसमें, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेशन किसने बात की? तो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, एक्टिविटी बेस की बात करते हैं, जॉन डीवी। जीवन की परिस्थिति प्रारूप किसके लेखों पर मुख्य रूप से आधारित होती है? तो जीवन की बात करें, आवश्यकता महत्व इन्होंने दिया, इब्राहिम मोस्ले ने, अभी बात हुई थी। कोर पाठ्यक्रम प्रतिमान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला पूछा गया है कि इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, या पाठ्य वस्तु की एकरूपता होगी, या फिर पाठ्य पुस्तक होंगे, या पाठ्य सामग्री की प्राप्ति एक दुष्कार्य है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन देखिए, रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल इज अ डिफिकल्ट टास्क। हम मटेरियल स्टडी मटेरियल उसको रिक्वायर कर रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, वो हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क है? नहीं, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ऑल इज पॉसिबल। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें नहीं पूछा है, तो डी हो जाएगा। कौन सा पाठ्यक्रम मॉडल व्यवहार में सबसे कम लोकतांत्रिक है? मतलब जिसमें लोकतांत्रिक मतलब आज़ादी नहीं है। बेस मॉडल भी है, डिस्प्ले मॉडल बेस सिस्टम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे ज़्यादा रोल है इसमें, टीचर सेंटर्ड कह सकते हैं हम इसको, लर्नर सेंटर्स बहुत ही कम जाके करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश उच्च स्तर शिक्षा पर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के क्षेत्र में बात करता है? तो डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स एंड हायर एजुकेशन तो ब्रिटेन है। ठीक है, फिर पूछा है प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा? जो आपको प्रैक्टिस में होगा। तो प्रैक्टिस में क्या होता है? प्रैक्टिकल ही करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जो कि जॉन डीबी है, एक्टिविटी बेस की बात करता है, तो ए ऑप्शन अनुभववाद की बात करेंगे। फिर अब प्राकृतिकवाद किस प्रकार के जीवन को सत्य मानते हैं? तो प्राकृतिकवाद जो है यानी कि नेचुरल नेचर को सब कुछ मानते हैं, तो फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं नेचर में, भौतिक विज्ञान। वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान कहाँ से निकला है? तो वेदांत के अनुसार, वेद के अनुसार आत्मा से हमें। कोर पाठ्यक्रम में उद्देश्य बालकों को किस प्रकार का विकसित करते हैं? व्यक्ति सामाजिक दोनों ही करते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा में महत्व तत्व कौन से हैं? तो महत्व तत्व कौन से? शिक्षा के अंदर शिक्षक भी है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम भी, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। फिर पूछा पाठ्यचर्या की विषय वस्तु पर क्या आधार होना चाहिए? नवीन सूचना होनी चाहिए, भूतपूर्व सूचना होनी चाहिए, पुरानी सूचना होनी चाहिए? तो भूतपूर्व पुरानी एक ही बात है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा पाठ्यचर्या का पारंपरिक मॉडल कब याद हुई? 1949 में, याद रखेंगे, सीधा क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या का समसामयिक मॉडल किस पर आधारित होता है, यानी कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ स्टूडेंट पर? तो हम फोकस चाइल्ड सेंटर, लर्नर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, एक ही बात है, तीन इस पे करते हैं। तो सीपीआई मॉडल है, तो ये किसने दिया? तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने पेपर कराए, तो रिपीट हो रहा है जहाँ तक है, डैनियल स्टीफन बेम्स ने किया है। पाठ्यक्रम संचालन को कहते हैं, किसको कहा जाता है? तो पाठ्यक्रम ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है? मैनेजमेंट को कहा जाता है, याद रखेंगे। एक प्रभावी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सतत निगरानी हो, सतत मूल्यांकन, दोनों बातें कंटिन्यूस की बात करता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो, कंटिन्यूस मॉनिटर करें हम, उसकी देख रेख करें और उसका एवोल्यूशन भी करें, तो दोनों ही सी और से सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार का संबंध है, दार्शनिक आधार, दर्शन के एस्पेक्ट बात करते हैं, विचारों पर दार्शनिक बात करते हैं ना, फिलोसफिकल जो होते हैं, तो विचार पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से पाठ्यक्रम निर्माण सर्वाधिक प्रभावशाली होगा? कैसा प्रभावशाली अधिक होगा? चाइल्ड साइकोलॉजी वाला होगा, या फिर शैक्षिक होगा, या तो याद रखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अभी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसी में ही रिपीट हो गया, बताइए। मूल्यांकन अभी बताया था ऊपर, इवोल्यूशन भाई हम इफेक्टिवनेस देखते हैं करिकुलम की। पाठ्यचर्या निर्माण के चरणों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा चरण नहीं है? प्लानिंग होता है, डिजाइनिंग होता है, इम्प्लीमेशन एंड इवोल्यूशन होता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट, प्रगति, ये नहीं होता। ठीक है, इसके स्टेज नहीं होता है। CIPI फिर आ गया मॉडल, अभी पूछा किसने दिया?
जो दिया था। इसके बाद सी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो सी का मतलब होता है कंटेस्ट, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा पारंपरिक पाठ्यक्रम के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, शिक्षक से भी मिलेंगे और पुस्तक से भी मिलेंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विविध विविधीकरण पाठ्यक्रम से निम्न में से किसको अधिक लाभ होगा, यानी कि डेफिनेशन डाइवर्सिफाइड पाठ्यक्रम किसको लाभ होगा, अनुसूचित जातियों को होगा या अनुसूचित जनजाति होगा, झुग्गी झोपड़ी वाले या आदिवासी लड़के, जो आदिवासी रह रहे हैं, अगर हम पाठ्यक्रम विविध कर दें, अलग अलग तरीके के हम जोड़ दें उसके अंदर, ठीक है, सब कुछ कंबाइंड कर दें, तो आदिवासी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें। फिर अगला पूछा पाठ्यचर्या संविहार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल और करिकुलम ट्रांजेक्शन के लिए जाहिर से ज़्यादा टीचर जिम्मेदार है। टीचर्स के अकॉर्डिंग फिल्टर देखता है कैसी हमारी समाज को ज़रूरत है, किसके स्टूडेंट को कैसी, उसी के अकॉर्डिंग वो जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे पाठ्यक्रम को। फिर पूछा गया है 1979 में पाठ्यक्रम मूल्यांकन को किस में परिभाषित किया, याद रखेंगे ब्रूस टकमैन ने। टायलर मॉडल किस नाम से जानते हैं, टायलर मॉडल को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। किलपैट्रिक का मॉडल कब हुआ, 1960 में। इनमें में से मूल्यांकन का परिणाम अधिक सही होगा, अगर हम रिजल्ट देखने जा रहे हैं मोर एक्यूरेट, कौन से इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, तो आप फाइनल एग्ज़ाम करते हैं, फाइनल एग्ज़ाम कराते हैं, उसमें आप उसी के बेस पे मोर एक्यूरेट रिजल्ट वही माना जाता है, ठीक है। तो योगात्मक यानी कि समेटिव फाइनल एग्ज़ाम। फिर है किस रिपोर्ट में पाठ्यचर्या को परिभाषित किया गया, तो याद रखेंगे NCERT में इसको जो है परिभाषित किया गया है। फिर पूछा गया पाठ्यचर्या अनुसंधान में सम्मिलित नहीं है, नवी शिक्षा नीति, ये क्या, इनिशिएशन ऑफ न्यू टीचिंग मेथड या करिकुलम ट्रांजेक्शन, ये होता है पाठ्यक्रम अनुसंधान के अंदर। शिक्षा सहायता सामग्री ये भी होता है, लेकिन नवीन शिक्षा पद्धति ये नहीं होता इसके अंदर। फिर पाठ्यचर्या परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूछा गया है, हिस्सा तो सारे ही है इसमें। इसमें जो है डिज़ाइन भी होता है, आपका प्रोसेसिंग भी होता है, इम्प्लीमेशन भी होता है, एवल्यूशन सबसे महत्वपूर्ण हुआ इम्प्लीमेशन। अगर हम जो बनाया हमने पाठ्यक्रम, उसका इम्प्लीमेशन हुआ, कैसा हुआ, उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, तो मोर इफेक्टिव, इसको ज़्यादा देखना है हमें। फिर पाठ्यचर्या के सुव्यवस्थित दृष्टिकोण को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिस्टम अप्रोच को याद रखेंगे, ये जो है यानी कि बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। पाठ्यचर्या परिवर्तन का कौन सा दृष्टिकोण नहीं है, टॉप अप होता है, टॉप डाउन होता है, ठीक है, परंपरागत ट्रेडिशनल ये नहीं होता। पाठ्यचर्या अनुसंधान में सम्मिलित है, मौलिक अनुसंधान क्या है, फंडामेंटल रिसर्च, एक्सटेंशन, एक्सपेरिमेंटल, सारे रिसर्च एंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है पाठ्यचर्या विकास में जमीनी स्तर पर के मॉडल में निर्णय कौन लेता है, जमीनी स्तर पर, तो जमीनी स्तर पर टीचर ही तो काम करेगा, बाकी तो फिर SCERT NCERT सब करते ही करते हैं, पहले टीचर रिपोर्ट भेजेगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम में किस प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, रीडिंग भी होता है, प्रैक्टिस भी, एक्शन भी कराया जाता है, नॉलेज इक्वेशन भी देखी जाती है, कितनी नॉलेज बच्चे ने एक्वायर की, नॉलेज प्राप्त की, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक विषय में कितने स्तंभ होते हैं, तो इसका याद रखेंगे, सीधा सीधा आंसर है इसका, तो 4 होते हैं। फिर पूछा गया प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा, यानी कि प्रैक्टिस की बात कर रहा है, तो बताया था क्रिया बेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये तो देखो एक्सपीरियंस अनुभव आधार। प्रकृतिवादी किस प्रकार के जीवन को सत्य मानते हैं, देखो फिर आ गया है यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन, नेचुरल की फिर प्रैक्टिस मतलब रिपीट सा क्वेश्चन हो गया नहीं, भौतिक यानी कि फिजिकल लाइफ। पाठ्यक्रम निर्णय के मुख्य सिद्धांत कौन से होते हैं, सिद्धांत बताने हैं, टोटली, एक्सपेरिमेंट, डिसिप्लिन, सारे होते हैं इसमें। तो पाठ्यक्रम प्रक्रिया के सोपान का सही क्रम क्या है, लक्ष्य का निर्धारण करना, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव को भी हम इसमें मेजर करते हैं, मूल्यांकन तो लगाते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मापन पूर्णतः होता है, जो मेजरमेंट होता है इसका कंप्लीटली क्या होता है, इंडिविजुअल होता है या अनसर्टेन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि उसमें एक्यूरेट रिजल्ट हम देना होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव होता है। पाठ्यक्रम विकास का मुख्य प्रक्रिया है, मूल्यांकन करते हैं, फीडबैक भी हमें मिलता है, फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव भी हम बनाते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध किससे है, पाठ्यक्रम मैनेजमेंट में भी है, और इसका फॉर्मेट क्या है उससे भी है, तो सी ऑप्शन सही है। पाठ्यक्रम प्रबंध आयाम का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि करिकुलम मैनेजमेंट डायमेंशन किसने किया, याद रखेंगे आईकी डेविस। मुख्य अध्यापक पाठ्यक्रम का विस्तार है, यानी कि स्टेज ऑफ मुख्य अध्यापक करिकुलम डेवलपमेंट,
तो 3 अवस्थाएं हैं इसकी। ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी कॉग्निटिव लेवल की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात करिए, एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसमें हम सिंथेटिक्स की बात करते हैं, एनालाइज की बात करते हैं, ऐसे करके हमारे 6 होते हैं इसके अंदर। पाठ्यक्रम का संबंध किससे है, तो सभी से कैसे है, क्या है पाठ्यक्रम, कैसे है पाठ्यक्रम, क्या है पाठ्यक्रम, कब से है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। पाठ्यक्रम विकास के सोपान कितने हैं, तो याद रखेंगे 4 सोपानों में हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं। पाठ्यक्रम विकास के मूलभूत तत्व क्या है, विषय वस्तु, कंटेंट, टीचिंग पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, ये होता ही है डी ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, आपके एग्जाम में रिपीट होंगे फिर। तो हमने 2 क्वेश्चन से मतलब ये करा दिए हैं, आपके करिकुलम के 2 पेपर करा लिए, एक तो राजा महेंद्र प्रताप का, एक इसका, तो आप ज़रूर जाके पीछे वाले को भी देख लीजिए। और भी पेपर नहीं देख पाए अभी तक सेकंड सेम का, तो आप उसको भी जाके देख लीजिए। पाठ्यक्रम को अनुभव केंद्रित बनाया जाता है, तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, बार बार एक्सपीरियंस, क्रियाशील, डीवी की बात करता है, ये सब जो है प्रैक्टिकल की बात करते हैं। कितनी बार रिपीट हो गया। फिर व्याख्यान विधि किसके आदर्श है, तो जो हमारी लेक्चर मेथड है, ये आदर्शवाद की बात थी, आइडियल की बात थी, आइडियल सबसे पहले आए थे, इन्होंने आदर्श लेक्चर की बात करते थे। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी, तो सुकरात ने दी है, तो सभी को पता है। दर्शन का मुख्य आयाम क्या है, तो सभी हैं दर्शन, जो डायमेंशन है, फिर मेटाफेज होता है, तत्व सिद्धांत होता है, ज्ञान में मूल्य, जैसे मूल्य की बात होती है, इसमें ज्ञान की बात होती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीएफ का अर्थ क्या है, ये तो कितना आसान है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सीधा सीधा बात है। एनसीएफटी 2019 के अध्यक्ष कौन थे, एनसीएफ 2005 में आया, और एनसीएफटी टीचर एजुकेशन को जोड़ा गया, इसके अंदर 2009 में आया, तो सीएल आनंद थे इसके अध्यक्ष उस टाइम। प्रेजेंट के देख लिएगा। माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम का क्षेत्र कैसा है, शैक्षिक प्रक्रिया को विस्तृत करना, चरित्र निर्माण करना, जाहिर सी बात है नागरिक का विकास, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित है। अब देखो गांधी जी जो है बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, तो वो जो है करके करने पर ज़्यादा जोर देते हैं, जैसे उन्होंने चरखा चलाने पे भी जोर दिया, और काम करने पर, यानी कि क्राफ्ट सेंटर की बात करते हैं, वो क्राफ्टिंग। स्थानीय निकाय विद्यालय पाठ्यक्रम में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, जो स्थान के जो हमारे निकाय हैं विद्यालय में, लोकल बॉडीज हैं, जो हमारा क्या कंट्रीब्यूट दे सकते हैं। स्थानीय ज़रूरतों को प्राथमिकता, तो बताएंगे स्थानीय ज़रूरत क्या है, उसको बता दी जाएगी। पाठ्यक्रम विकास में उपलब्धता कैसे उपलब्ध हो सकता है, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण भी वो आयोजित कर सकते हैं, ट्रेनिंग, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। तो इसके बाद है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, तो शिक्षक है हमारे फैसिलिटेटर की बात करते हैं, यानी कि फैसिलिटेट करेगा, वो फैसिलिटी देगा, वो करेगा नहीं सब कुछ, बस तुम आपको आइडिया देगा, फैसिलिटी आपका एक अटक रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को, तो वो उसको बताएगा कि भाई इसमें ऐसे करें, लेकिन करना आपको है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर पे बात करते हैं, तो आंसर जो है आपका पथ प्रवर्तक, आपको रास्ता बताएगा वो। ठीक है, करना आपको ही है, जितना ज़्यादा करके सीखोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा सीखोगे। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण का सही अनुक्रम क्या है, तो इसमें तो सीधा बता देना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई किए, फिर हाइपोथेसिस मेकिंग बनाई, यानी कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन इसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद कंक्लूजन क्या हो सकता है डाटा का, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम पता लगाया, यानी कि फर्स्ट बात करते हैं कॉइंड द एक्शन रिसर्च, स्टीफन की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर कोरियर और स्टीफन एम कोरे, ये होता ही है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, इससे पहले हम 75 क्वेश्चन इसी टॉप मतलब इसी पेपर के करिकुलम स्टडी के बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मैं प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, और वहाँ से आप ज़रूर विजिट करिए, और चैनल पर हमारे बीएड एमएड चल ही रहा है, तो आपको जो भी आपके बहन भाई या कोई है आप तो उनको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।